आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की नियति को एक बिल्कुल नई दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उनकी कहानी सिर्फ जुल्म सहने की नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ खड़े होने और एक पूरे राष्ट्र की सोच को बदलने की कहानी है। नवभारत टाइम्स की ये एक लाइन उनकी पूरी अविश्वसनीय यात्रा को बयां कर देती है। सोचिए, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे ज्ञान हासिल करने से भी रोका गया, और वही लड़का आगे चलकर उस राष्ट्र का कानून बनाने वाला बना जिसने कभी उसे बराबरी का दर्जा तक देने से इनकार कर दिया था। तो उनकी इस विरासत को पूरी तरह से समझने के लिए हम उनके जीवन के 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे उस दुनिया से जिसमें वो पले बढ़े और पहुंचेंगे उस क्रांति तक जिसका उन्होंने नेतृत्व किया। तो सबसे पहले चलिए उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां अम्बेडकर का जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहां समाज जन्म से ही खींची गई कुछ अदृश्य लकीरों से बटा हुआ था। ये लकीरें ही तय करती थीं कि कौन सम्मान का हकदार है और कौन नहीं। उनका जन्म हुआ था महार जाति में, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। इसका मतलब ये था कि पानी पीने जैसा एक मामूली काम भी उनके लिए रोज का एक अपमान बन जाता था। ये एक लगातार याद दिलाने वाला जख्म था कि समाज उन्हें अपने बराबर नहीं समझता। अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में इस जख्म का जिक्र किया है। वो अपने पिता से मिलने के लिए सफ़र कर रहे थे। स्टेशन पर उन्हें और उनके भाइयों को सिर्फ इसलिए अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला उनकी जाति की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक गाड़ी वाला दोगुनी कीमत पर राजी तो हुआ, लेकिन उसने बच्चों को ही गाड़ी चलाने को कहा और खुद पैदल चला ताकि वो अपवित्र ना हो जाए। मतलब अपमान के साथ साथ एक डर भी था कि कहीं ये आदमी उन्हें किसी सुनसान जगह ले जाकर मार ना डाले। ये सिर्फ सामाजिक बहिष्कार नहीं था, ये जान का खतरा था। यही थी अस्पृश्यता की क्रूर सच्चाई। एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ छूने से नहीं बल्कि इंसानियत से ही इनकार करती थी। और यही वो व्यवस्था थी जिसे जड़ से उखाड़ने के लिए अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो अब देखते हैं कि कैसे इस व्यक्तिगत पीड़ा ने एक सार्वजनिक प्रतिरोध को जन्म दिया। अम्बेडकर ने सिर्फ अपमान सहा नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक क्रांति की आग में बदल दिया। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 1924 में दलितों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, और इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे बड़े और सोचे समझे कदम उठाए। महार सत्याग्रह एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ था। देखिए, कानूनन तो चावदार तालाब का पानी सबके लिए था, लेकिन समाज ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो 20 मार्च 1927 को अम्बेडकर हजारों लोगों को उस तालाब तक ले गए और पानी पिया। ये सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं था, ये हजारों साल के अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था जो लाखों लोगों के नागरिक अधिकारों का ऐलान कर रहा था। इन शुरुआती संघर्षों से अम्बेडकर एक बात समझ गए थे कि अगर कोई स्थायी बदलाव लाना है तो व्यवस्था को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना होगा। और देखिए, जल्द ही इतिहास ने उन्हें ये मौका भी दे दिया। आज़ाद भारत में अम्बेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जरा सोचिए, वो इंसान जिसे कभी पानी से दूर रखा गया, अब वो पूरे राष्ट्र के लिए कानून का स्रोत बनने जा रहा था। ये स्लाइड दिखाती है कि एक कानून बनाने वाले के तौर पर अम्बेडकर कितने जीनियस थे। उन्होंने सिर्फ भेदभाव वाली प्रथाओं पर बात नहीं की, बल्कि उन्हें सीधे सीधे संवैधानिक सिद्धांतों से चुनौती दी। अनुच्छेद 15, 17 और 14 सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक नए और न्यायपूर्ण भारत का घोषणापत्र थे। ये पुरानी सामाजिक दीवारों पर एक निर्णायक कानूनी हमला था। लेकिन अम्बेडकर का नजरिया सिर्फ जाति की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। वो समझते थे कि सच्चा न्याय तभी है जब वो सबके लिए हो। इसीलिए उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी उतनी ही मजबूती से लड़ाई लड़ी। अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये है कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था जो पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दे रहा था और बराबरी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। एक तरफ मनुस्मृति जैसे ग्रंथ थे जो महिलाओं को दबाते थे, तो दूसरे तरफ अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए जो महिलाओं को विरासत, शादी और तलाक में बराबरी का हक देने के लिए बनाया गया था। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था जिसके लिए उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और इस मुद्दे पर तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर भी अम्बेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए बहुत जरूरी सुधार किए, जैसे काम के घंटे तय करना और कर्मचारी राज्य बीमा।
यानी ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की नींव रखना। उनके इन कामों ने लाखों मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाया। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि सच्ची मुक्ति सिर्फ कानून और नीतियों से नहीं आ सकती, इसके लिए मन और आत्मा की आज़ादी भी बहुत जरूरी है। साल 1935 में अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। ये उस धार्मिक ढांचे को पूरी तरह से नकारना था जिसे वो अपने लोगों पर हो रहे जुल्म का स्रोत मानते थे। और 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं था, ये मुक्ति का एक ऐलान था, जाति की जंजीरों से एक आखिरी नाता तोड़ना। अंबेडकर के पूरे जीवन और काम का सार इन 3 सिद्धांतों में समाया हुआ है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये मूल्य न सिर्फ भारतीय संविधान का आधार हैं, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी मूल हैं। इस तरह एक न्यायपूर्ण समाज की खोज में अंबेडकर का राजनीतिक और आध्यात्मिक दर्शन एक हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक न्याय संगत समाज बनाने का खाका तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? उनकी विरासत केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक चुनौती है।